नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा आईएएस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि महीने का करंट अफेयर्स चल रहा है। हम लोग नवंबर महीने की 3 क्लास कर चुके हैं, आज चौथी क्लास है। आज नवंबर महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पढ़ना। जो बचे हुए नवंबर महीने के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला पॉइंट है पॉड होटल। पॉड होटल ये क्या है? तो ये एक प्रकार का ऐसा होटल है जो कैप्सूल आप देखेंगे, जो दवाइयों के लिए जो कैप्सूल नहीं आती है, ठीक है, उस कैप्सूल नुमा एक प्रकार का ये होटल है, उसी को पॉड होटल बोलते हैं। ये होटल सिंगापुर और जापान में बहुत पहले से ही चल रहा है। सिंगापुर और जापान में बहुत पहले से ही इस होटल का इस्तेमाल किया जाता है। इस होटल में मतलब किफ़ायती दाम में आवास की सुविधा उपलब्ध रहती है। सारी सुख सुविधाएं इस होटल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती हैं, पॉड होटल के माध्यम से। ये रेलवे स्टेशनों पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, सिंगापुर और जापान में। तो भारत का भी एक रेलवे स्टेशन है जो अपने यहाँ भारत का पहला पॉड होटल खोला है। उस रेलवे स्टेशन का नाम है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पे पॉड होटल खोला गया है, यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए कि अगर रात्रि में रुकना है उनको तो इस होटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होटल एक कैप्सूल नुमा हुआ बनाया गया है। तो ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है। इस बात को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये है कहाँ पे? तो मुंबई में है। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। मुंबई में, और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है नवंबर में। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है। और ये कब मनाया गया है? तो दोस्तों 15 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? ये 15 नवंबर को, ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया गया है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो एक आंदोलन चला था, अगर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग, मुंडा आंदोलन, ठीक है, उसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा ने, ये झारखंड के रहने वाले थे। बिरसा मुंडा ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा को जो आदिवासी हैं लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, उनके नायक के रूप में जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में झारखंड में हुआ था। इस वजह से 15 नवंबर को इनको सम्मान देने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी, ये कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी ये कौन है? तो इनको अभी नवंबर 2021 में राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है। किसको? प्रमोद चंद्र मोदी को। इसके पहले जो राज्यसभा के महासचिव थे उनका नाम था केशवराचार्यलू इनका नाम था। इनको याद रखिएगा, पोस्ट से हटाया गया है। कारण नहीं बताया गया है कि किस कारण से इनको हटाया जा रहा है, क्योंकि इनकी नियुक्ति इसी साल 1 सितंबर 2021 को हुई थी। ठीक है, 73 दिन के बाद इनको पोस्ट से हटा दिया गया। और अब कौन बने हैं राज्यसभा के महासचिव? तो प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं। इस बात को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बंधन बैंक, नाम सुना होगा आप लोगों ने। बंधन बैंक ने असम राज्य में अपने बैंक की शाखा का प्रचार करने के लिए असम राज्य में जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बंधन बैंक ने। ये जुबिन गर्ग हैं कौन? तो गायक और संगीतकार हैं। कौन है दोस्तों? गायक और
कार हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, इधर लेना। अगला पॉइंट है दोस्तों, 300 T20 क्रिकेट मैच में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 300 T20 क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी, आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो झारखंड के ये रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है सलमान खान। ये नवंबर में क्यों चर्चा में थे? तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? सलमान खान को। किसके लिए? तो कोविड-19 टीकाकरण के लिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आईसीसी चैंपियनशिप 2025। आईसीसी चैंपियनशिप 2025 आईसीसी चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ आयोजित होने वाला है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में ये आईसीसी चैंपियनशिप 2025 आयोजन इसका होने वाला है। आप लोग जानते होंगे कि 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान गई थी टेस्ट क्रिकेट खेलने। लाहौर का टेस्ट क्रिकेट होने वाला था। उसी दौरान श्रीलंका क्रिकेट टीम के ऊपर पाकिस्तान में आतंकवादी हमला होता है। उसके बाद से 2009 के बाद से आईसीसी जो है वो पाकिस्तान में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट का आयोजन नहीं करता है और अभी तक नहीं किया है। ये तो इसके बाद, इस घटना के बाद से 2 दशक के बाद से 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है पाकिस्तान में। इस बात को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, सत्यनारायण प्रधान। अगला पॉइंट है सत्यनारायण प्रधान ये कौन है? तो इनको अभी हाल ही में एनसीबी का चेयरमैन, एनसीबी का महानिदेशक बनाया गया है। एनसीबी का महानिदेशक बनाया गया। एनसीबी होता क्या है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एनसीबी का। इसका गठन इस उद्देश्य से किया गया था, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं भारत में जो नुकसानदायक होती हैं उनके इस्तेमाल पे निगरानी करने के लिए, या जो नशीले पदार्थ होते हैं ठीक जो नुकसान है स्वास्थ्य के लिए उनकी निगरानी करने के लिए इस एनसीबी का गठन किया गया था। जैसे ड्रग्स हुआ, हीरोइन हुआ, गांजा हुआ, चरस हुआ, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करने के लिए, रोकने के लिए एनसीबी का स्थापना किया गया था। कब किया गया था स्थापना इसका? कब इसको स्थापित किया गया था? तो 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली। कहाँ पे है दोस्तों? तो इस न्यू दिल्ली है। ठीक। सत्यनारायण प्रधान से पहले एनसीबी के महानिदेशक कौन थे? तो राकेश अस्थाना। कौन थे दोस्तों? तो राकेश अस्थाना। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन।
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पहली बात, हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल में। दूसरी बात कि ये रानी कमलापति कौन थी? तो रानी कमलापति भोपाल का जो गौड़ एक जनजाति होती है, याद रखिएगा, इस गौड़ जनजाति की अंतिम शासिका थी रानी कमलापति। इन्हीं के नाम पे क्या किया गया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। कलपति रथ महोत्सव, इंपॉर्टेंट है ये। कलपति रेल महोत्सव, कलपति रथ महोत्सव, कलपति रथ महोत्सव, कलपति रथ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो केरल राज्य में मनाया गया है। कहाँ दोस्तों? केरल राज्य में कलपति रथ महोत्सव मनाया गया है। यहीं पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, वांगला उत्सव काफ़ी पूछा जाता है। वांगला उत्सव नवंबर 2021 में कहाँ मनाया गया? वांगला उत्सव तो ये मेघालय राज्य में मनाया गया है। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय राज्य में वांगला उत्सव मनाया गया है। और मेघालय राज्य में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है गारो जनजाति। तो गारो जनजातियों के द्वारा वांगला उत्सव मनाया जाता है फसल कटने की खुशी में। फसल आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, खरीफ फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर के आसपास होती है। तो फसल कटने के उपलक्ष्य में गारो जनजाति के द्वारा वांगला उत्सव मनाया जाता है। जो कौन मनाता है? गारो जनजाति के लोग मनाते हैं। कहाँ रहते हैं ये लोग? मेघालय राज्य में। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा आप लोग। सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगले पॉइंट पे है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य हमारे एक भारतीय मूल के नागरिक बनने वाले हैं। उनका नाम है बिमल पटेल। इनका जो कार्यकाल है 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा और ये 5 साल के लिए निर्वाचित हुए हैं। 5 साल के लिए बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में सदस्य बनने के लिए इनका निर्वाचन हुआ है। जो यूएनओ के सदस्य देश हैं, 192 सदस्य देशों में इनको 163 वोट मिले थे। 163 देशों ने इनके नाम का समर्थन किया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में इनको सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा और ये कार्यकाल कितने सालों तक रहेगा दोस्तों? 5 सालों तक रहेगा। 5 सालों तक ये अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में सदस्य बने रहेंगे बिमल पटेल हैं कौन इस समय? तो बिमल पटेल हैं, याद रखिएगा, जो अपने यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो परिषद है उसके एक सदस्य हैं। कौन? बिमल पटेल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। कौन है दोस्तों? अजीत डोभाल हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप। सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो जो हमारे कानून और एवं न्याय मंत्री हैं उनका नाम है किरेन रिजिजू के द्वारा, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। ये हमारे केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। इसके लॉन्च होने से क्या होगा फ़ायदा? कि लोगों को घर बैठे कानूनी सहायता फ्री में मिलेगी। कानूनी सहायता,
ठीक है, इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। घर बैठे किसी वकील के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता क्या है कि वकील के पास आप लोग जाते हैं कोई भी किसी भी मुद्दे पे कानूनी परामर्श लेने के लिए, तो वो फीस मांगता है, फीस आपको देना पड़ता है, उसके बाद वो अपनी कानूनी सहायता देता है। लेकिन सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप के जरिए जो किरण रिजिजू ने जारी किया है, जो हमारे देश के क्या हैं, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री हैं, अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको ये ऐप, मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इस ऐप के माध्यम से आपको घर बैठे कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ये एक प्रकार की मिसाइल है दोस्तों। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक प्रकार की मिसाइल है किस देश से हमको मिला है, तो नवंबर 2021 में रशिया ने हमको दिया है। रशिया ने इसका निर्माण किया है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये 400 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, रेंज है। 400 किलोमीटर के अंदर दुश्मनों का वायुयान या रडार कुछ भी अगर आता है तो याद रखिएगा उसको हवा में ही नष्ट कर सकता है। कौन? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, एक प्रकार का ये क्या है, मिसाइल है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। भारत ने अंटार्कटिका क्षेत्र में, अंटार्कटिका महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपना 41वां वैज्ञानिक मिशन लॉन्च किया है। 41वां वैज्ञानिक मिशन, 41वां वैज्ञानिक मिशन, 41वां वैज्ञानिक मिशन लॉन्च किया है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूरे पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, उसमें से 6 महाद्वीपों पे जनसंख्या रहती है, लेकिन एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप जिस पे कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है। ये यूएनओ के द्वारा संरक्षित है। यहाँ पे कोई भी देश इस महाद्वीप पे अपना अधिकार नहीं जता सकता है। यूएनओ के द्वारा क्या है, ये संरक्षित है। इस महाद्वीप का यूज आप याद रखिएगा अनुसंधान कार्यों के लिए या वातावरण या जलवायु के बारे में अध्ययन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपना इस महाद्वीप पर 41वां वैज्ञानिक मिशन भेजा है, जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिका महाद्वीप पे 3 स्टेशन भारत के द्वारा बनाए गए हैं। एक तो 1983 में बना था, जिसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री। फिर उसके बाद 1986 में एक बना था जिसको मैत्री के नाम से हम लोग जानते हैं, मैत्री। ठीक है, और 2012 में जो स्टेशन बनाया गया है उसका क्या नाम है दोस्तों, भारती। भारती। ये 3 स्टेशन भारत के द्वारा इस महाद्वीप पे बनाए गए हैं। समय समय पे वैज्ञानिक लोग वहाँ पे जाकर क्या करते हैं, अनुसंधान का कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। गाओ फेने 1103 ये एक प्रकार का, याद रखिएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये उपग्रह है, सैटेलाइट है एक प्रकार का, पृथ्वी की निगरानी करेगा अंतरिक्ष से। इसको चाइना ने भेजा है, चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना ने लॉन्च किया है 4V रॉकेट से। किससे दोस्तों, 4V रॉकेट से चाइना ने इसको लॉन्च किया है। गाओ फेने 1103 एक प्रकार का सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है गैर लाभकारी शहर। गैर लाभकारी शहर, ये दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर, गैर लाभकारी शहर की स्थापना की बात कही गई है। और ये कहाँ शहर स्थापित हो रहा है, तो सऊदी अरब में हो रहा है। उस शहर का नाम क्या होगा, तो मोहम्मद, प्रिंस मोहम्मद सलमान बिन, पूरा नाम है प्रिंस मोहम्मद
सलमान बिन। और आपको पता होगा सऊदी के जो राजकुमार हैं उनका नाम क्या है, प्रिंस मोहम्मद सलमान बिन। इन्हीं के नाम पर एक नया शहर बसाया जा रहा है सऊदी अरब में। उस शहर का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ेगा, रखा जाएगा। और गैर लाभकारी का मतलब ये हुआ कि बिना लाभ के उद्देश्य से जो बसाया जाता शहर है, ठीक है। मतलब उस शहर में याद रखिएगा लोगों के कल्याण करने के लिए संस्थाएँ स्थापित होंगी, जैसे हॉस्पिटल, अस्पताल हुआ, जिम हुआ, ठीक है, खेल स्टेडियम हुआ, क्रिकेट स्टेडियम या और भी सारे जो खेल होते हैं, ठीक है, उनके लिए कि लोगों का उससे क्या हो, भला हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें उस शहर में बसाई जाएंगी, तो उसी को गैर लाभकारी हम लोग बोलते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा शहर बनेगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है हुनर हाट। काफ़ी हम लोग जानते हैं कि हुनर हाट के बारे में क्या है, क्योंकि ये कई बार आ चुका है क्लास में। हुनर हाट ये है 32वां हुनर हाट। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो लखनऊ में। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पे, लखनऊ में। और इसका उद्घाटन किसने किया है 32वां हुनर हाट का, तो नवंबर 2021 में इसका उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा, अब मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं हमारे देश के, मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है हुनर हाट का। हुनर हाट के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा प्रदान किया गया एक मंच है कि भाई जैसे कुछ हमारे देश में हैं जिनको बहुत अपनी कला का प्रदर्शन करने का मंच नहीं मिलता है, उनको बहुत कुछ आता है बनाने का, तो वो क्या करेंगे, इसी हुनर हाट का आयोजन के तहत सरकार उनको मंच प्रदान कर रही है। यहाँ पर आकर अपनी कला का क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जो जीतेगा उसको पुरस्कार राशि भी दी जाती है यहाँ पे सरकार के द्वारा। तो 32वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे किया गया, लखनऊ में किया गया। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि 29वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया था दोस्तों। वहाँ पर उद्घाटन किसने किया था, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। 30वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और वहाँ पे उद्घाटन किसने किया था, तो देहरादून में याद रखिएगा मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो किए थे। और प्लस वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा किया गया था। 31वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्लस वहाँ की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये नवंबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। इसकी 4 वीडियो पड़ी है, आप लोग अच्छे से देखते हुए नोट्स बना लीजिएगा। और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग अगले दिन से अगले महीने का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक। धन्यवाद।